तो बिहार राज्य विशेष के अंतर्गत आज के सेशन में आपको बिहार राज्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में डिस्कस करूंगा, कुछ तथ्यात्मक चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इत्मीनान से जो भी तथ्य और फैक्ट बताऊं उनको लिखते जाइएगा। देखिए, मानचित्रण के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने बिहार का आपको राजनीतिक मानचित्रण कराया है, अभी भौतिक मानचित्रण भी आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। अभी कुछ तथ्य जान लेते हैं बिहार को लेकर के, ठीक है। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी जरूरी है और बिहार राज्य से जुड़ी हुई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यदि आप, तो आपको ये सारे तथ्य पता होने चाहिए अपने राज्य से जुड़े हुए, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है? तो चलिए एक बार जो है बिहार राज्य को लेकर के एक एक चीजों पे डिस्कशन करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज चर्चा करते हैं बिहार राज्य से जुड़े हुए कुछ अक्षांशीय और देशांतरीय अवस्थिति और विस्तार की बात करते हैं कि बिहार राज्य की क्या अवस्थिति है, क्या विस्तार है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार राज्य के अक्षांशीय विस्तार की। तो यहां पर देखिए, पहली बात तो आपको पता है कि हमारा जो पूरा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, तो बिहार भी भारत का हिस्सा है तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, यहां पे देखिए 24, इसको ऐसे याद कर सकते हैं 24 20 10, ठीक है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के बिहार आपका कहां तक अवस्थित है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक। यहां पे देखिए सिंबल बने होते हैं, 27 के ऊपर जो ये जीरो है ना, ये डिग्री का सिंबल है, ठीक है। 31 आपका ये मिनट का सिंबल है और 15 आपका जो है ऊपर सेकंड, सेकंड का सिंबल इस तरीके का होता है, मिनट में सिंगल ये होता है और डिग्री आपका ऐसे होता है। तो यहां पे ये दो फैक्ट आपको याद करने हैं, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के कितना है आपका 27 31 15। इसको कुछ मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो क्योंकि इतना बड़ा भूल जाते हैं। तो 24 20 10 पहले ये याद करना है और फिर 27 31 15 याद कर लेना है। 27 31 15, 27 31 15, तो 24 20 10 27 31 15, 24 20 10 27 31 15, 24 20 10 27 31 15, इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार की, देशांतर रेखाओं को लेकर के देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। तो देशांतर की बात करें तो यहां पर आपको पता है हमारा भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, जैसे उत्तरी गोलार्ध में ना कुछ इस तरीके से आपको पता है ना, यहां पे ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है तो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत है ना, और एक आपकी 0 डिग्री मानक समय रेखा है, तो ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये आपका जो है इधर का पश्चिमी गोलार्ध होता है और इधर का पूर्वी गोलार्ध होता है। तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। तो जब देशांतर की बात करेंगे, देखो यहां पे ये ध्यान रखना, जब भी कभी अक्षांश और देशांतर आप लोग बताइएगा तो आप ये जरूर बताइएगा कि उत्तरी गोलार्ध अक्षांश है कि दक्षिणी अक्षांश है, ये जरूरी पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 24 20 10 की बात करें, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात हो रही है, यानी उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है ना। 27 31 15 ये भी उत्तरी अक्षांश है, यहां तक इसका विस्तार है। और इसके बाद हम पूर्वी देशांतर में हैं, तो पूर्वी देशांतर आपका कितना है 83 19 50, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। यहां से आपका लेकर के बिहार कहां तक है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। फिर से एक बार देखिएगा, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक आपका क्या है भौगोलिक अवस्थिति है। किसकी है? बिहार की। बताएं किसी को कोई दिक्कत हो तो बहुत सिंपल सा है, ये आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई भी आपको किसी तरीके की दुविधा नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, बहुत बेसिक सा है। और मैं चाहता हूं कि आपको 1 to 1 एक एक चीजें आपकी क्लियर रहे, कोई भी चीज किसी की भी रहे ना, छूटे ना। क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं। देखिए एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिणी टोटल लंबाई कितनी है और पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है। तो लंबाई से क्वेश्चन आता है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूरब से पश्चिम लंबाई। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट और जो है, हाँ नॉर्थ ईस्ट क्लियर है आपका। तो अभी पहले उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, 3 4 5 ये आपको पता है किलोमीटर,
3 4 5 यहां पे याद रखना है। पश्चिम से पूरब की बात करें तो यह है 483 483 किलोमीटर पश्चिम से पूरब, और उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर। यह भी आपको डेटा याद होना चाहिए। यदि हम बिहार की बात करें कि बिहार की समुद्र तट से औसत ऊंचाई कितनी है, औसत हाइट कितनी है, तो समुद्र तट से औसत हाइट है 53 मीटर। 53 मीटर। ये आप लिख लेना, फैक्ट जो बता रहा हूं ना मैं, ये सारे फैक्ट आप लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। समुद्र तल से औसत यदि हम ऊंचाई की बात करें तो 53 मीटर है। यदि हम बात करें इसको फिट में तो 173 फीट के आसपास ये आता है आपका। 173 फीट या 53 मीटर के आसपास बिहार की औसत ऊंचाई है समुद्र तल से। यहां पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट लिखा हुआ है, समुद्र तल से जो है 173 फीट यहां पे लिखा हुआ है, और लगभग आपका यहां पे मैंने बताया आपको कितना है 53 मीटर, तो यहां पे 52.73 मीटर के आसपास है एग्जैक्टली, है ना। और समुद्र तल से दूरी कितनी है, समुद्र तट से दूरी, सबसे नजदीकी समुद्री आपका बंगाल की खाड़ी वाला ही है ना, जो कोलकाता वाला क्षेत्र है वही है आपका। तो समुद्र से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर बिहार अवस्थित है, यानी बिहार एक आपका स्थल रुद्ध राज्य है। वैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, ठीक है, लेकिन एक मतलब लैंड लॉक्ड है, एक तरीके से स्थल रुद्ध है, कोई भी अपना वाटर बॉडी नहीं है यहां पर, ठीक है। तो ये आपको 2 चीजें 3 चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है, स्पष्ट है, सिंपल सी है बात। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हमारा बिहार है, बिहार कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो बहुत सा सिंपल है, बिहार 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, एक आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश है। तो पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण में झारखंड है। दक्षिण में कहां है, झारखंड। लेकिन यदि हम बात करें उत्तर में, तो उत्तर में एक देश के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ। तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में आपका झारखंड है, झारखंड बिहार से ही बन के जो है आपका पुनर्गठन हुआ और बिहार से बना आपका, ठीक है। पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, बहुत बेसिक है। दक्षिण में नवगठित राज्य आपका झारखंड है, ये आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा। सीमावर्ती देश एक ही है, नेपाल। सीमावर्ती देश कितना है, एक ही है, नेपाल, ठीक है। यदि हम पूरे बिहार की बात करें तो बिहार आपका उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है, ये आपको रफली याद रखना है। राज्य की आकृति से भी क्वेश्चन पूछता है कि राज्य की आकृति क्या है, तो आप रफली देखेंगे तो बिहार की जो आकृति है वो आयताकार है। बिहार हमारा जो है आयताकार आकृति है बिहार की, है ना। कैसी आकृति है, आयताकार आकृति है बिहार की। कैसी आकृति है, आयताकार। तो राज्य की आकृति कैसी है, आयताकार, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिहार राज्य में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां रहता है, मतलब सबसे ज्यादा तापमान, सर्वाधिक तापमान कहां पे होता है। तो एक क्वेश्चन है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा तापमान आका गया गया जिला में। कहां आका गया, गया जिला में। वैसे प्रमंडल भी है आपका, ठीक है। तो गया जिला में लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर गर्मियों में चला जाता है। कितना चला जाता है, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड गया में तापमान यहां पे चला जाता है, ठीक है। और यहां पर देखा जाए तो वर्षा जो होती है, जलवायु आपकी यही मानसूनी जलवायु है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो आपकी हवाएं हैं, खासकर मानसूनी हवाएं, मानसूनी हवाएं कहां से आती हैं, बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं जो हैं आपकी, वो मानसूनी हवाएं बिहार में वर्षा कराती हैं। यानी यहां की जलवायु भी आपकी वही है ना, एक तरीके से सम उपोष्ण प्रकार की जलवायु है यहाँ पे। यहाँ पे चूंकि नेपाल लगा हुआ है, हिमालयी क्षेत्र है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं शीत ऋतु में ठंड बहुत पड़ती है, तो यहाँ पे एक तरीके से उष्णकटिबंधीय जलवायु, जैसे पूरे भारत की जलवायु है ना उष्णकटिबंधीय, बिहार की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय है। सर्दी में सर्दी पड़ती है, ठंडी में ठंडी पड़ती है। अभी जैसे ठंड का मौसम है तो यहाँ पे खूब ठंडी पड़ती है आपकी। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं बिहार में खूब वर्षा कराती हैं। अब बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है किशनगंज में। कहां होती है, किशनगंज में।
ये फैक्ट है, लिख लीजिएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जो आपका क्षेत्र है वो किशनगंज है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? किशनगंज में। यह भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां है? गया में। ठीक है, और सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? किशनगंज में। यह भी तथ्य आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई इतना ज्यादा है नहीं, बहुत ज्यादा इसमें सोचना नहीं है आपको। क्लियर है, सिंपल सा है। ठीक है, सभी को चीजें समझ में आ रही है? फैक्ट आपको याद रखना है बच्चों, सभी को ये फैक्ट अपने याद रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? हाँ, किशनगंज है। ठीक है, एक एक करके जितने तथ्य हैं एक समय बाद आपको आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, धीरे 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 हम सीख जाएंगे। अब देखिए, आपको पता है हमारा जो बिहार है, बिहार पहले जो था आपका, यहां पे आप देखिए बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था बिहार को उड़ीसा, पहले देखिए बंगाल से अलग किया गया। पहले शुरुआत में पहले बिहार को बंगाल से अलग किया गया। ठीक है, और बंगाल से अलग कब किया गया? 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को बिहार को बंगाल से पहले अलग कर दिया गया। पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1912 को चूंकि इसको अलग किया गया था तो स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1912 ही मानी जाती है। लेकिन अभी भी इसके साथ उड़ीसा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी भी इसके साथ उड़ीसा था। 1 अप्रैल, देखो घोषणा इसकी हुई थी 22 मार्च को, लेकिन बाद में फाइनली ये आपका लागू हुआ 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1936 को ये उड़ीसा से भी अलग हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद देश आजाद होता है, एक संप्रभु राज्य, एक जो है राज्य का दर्जा मिलता है, राज्य है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। और इसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग हो जाता है। यहां से 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड आपका अलग हो जाता है बिहार से। ठीक है, बेसिक बात है, ये शायद आमतौर पे आप सबको पता होगी। ठीक है, तो आपका बिहार का स्थापना दिवस जो हम मनाते हैं ना, बिहार स्थापना दिवस है वैसे 22 मार्च। कब है आपका? 22 मार्च। 22 मार्च आपका बिहार का स्थापना दिवस है। कब है आपका? 22 मार्च को। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा सहित पूरी एक प्रेसिडेंसी अलग कर दी जाती है। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाता है इसको पूरा का पूरा। 22 मार्च को इसका स्थापना दिवस हम मनाते हैं। 1936 में उड़ीसा से अलग प्रांत बनता है ये, और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड को अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। राजधानी आप सबको पता है, राजधानी पटना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। यहीं पर जो है विधानसभा क्षेत्र है, यहीं पर सचिवालय है, यहीं पे सारी चीज है। और इसकी स्थापना 1541 में की गई। ठीक है, वैसे तो पाटिलपुत्र बहुत पुराना है, ये उदयन के द्वारा सारी चीजें की गई, लेकिन पटना का संस्थापक माना जाता है शेरशाह सूरी को, जो आधुनिक पटना है, शेरशाह सूरी। ठीक है, इसीलिए 1541, ठीक है, आपको पता है 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी जो है सूरवंश का संस्थापक के तौर पे रहता है, सूरवंश की संस्थापना करता है। ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, वैसे पटना का प्राचीन नाम आपका पाटलिपुत्र था, और इसकी स्थापना जो था उदयन था, हर्यक वंश का शासक। हर्यक वंश के 3 शासक थे, बिंबिसार, राजगीर वाला क्षेत्र आपका जो है बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद आपका आता है उदयन। उदयन के द्वारा ही पाटिलपुत्र की स्थापना की गई थी, लेकिन पटना जो आधुनिक पटना है, यह शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया। उदयन, ठीक है, उदयन, कोई भी नाम जो भी इसका मिलता है। ठीक है, तो बेसिक आपको यह भी जानना है, हर्यक वंश का शासक था, और उदयन ने इसकी स्थापना कराई थी पाटिलपुत्र की 461 ईसा पूर्व। 461 ईसा पूर्व पाटिलपुत्र की स्थापना हुई थी, और 1541 एडी में आपकी स्थापना हुई थी पटना की, आधुनिक पटना, शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे बहुत सारे जो है और भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं। मैं चाहता हूं कि एक एक चीजें फैक्ट हैं, अब आप लोग
ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपको सारे के सारे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, वो सारे फैक्ट यहां पे करा दूंगा, कोई भी फैक्ट मैं आपका छोड़ूंगा नहीं। सारे के सारे फैक्ट हम लोग एक एक करके चीजों को लेकर देखते जाएंगे। देखिए यहां का टोटल क्षेत्रफल कितना है। टोटल क्षेत्रफल है बिहार का 94,163 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर जो भी है। भारत के क्षेत्रफल का कितना है आपका 2.86%, 2.86% है आपका ये भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल आपका है 94,163 किलोमीटर, ये याद रखना है, और 2.86% आपका इसका भारत के क्षेत्रफल का कुल जो है इसका हिस्सा हम मानते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में यदि हम स्थान की बात करें तो टोटल 12वां स्थान आता है बिहार का, जम्मू कश्मीर बनने के बाद। ठीक है, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ था 2019 में, उसके बाद ये राज्यों में 12वां स्थान रखता है क्षेत्रफल के मामले में। कितना रखता है 12वां स्थान, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है 94,163, भारत के क्षेत्रफल का 2.86, ये भारत के सभी राज्यों में 12वां स्थान रखता है। क्लियर है। अच्छा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। सबसे पहले बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। ये वाला आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये हिस्सा आपका सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, टोटल इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 5,228 किलोमीटर स्क्वायर है, 28 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक ये ध्यान रखना है आपको। और सबसे छोटा जिला आपका शिवहर है, यहां पर है शिवहर, ये सबसे छोटा जिला है बिहार का। सबसे छोटा जिला क्या है? शिवहर, 349 किलोमीटर स्क्वायर है ये भी ध्यान रखना है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर। ठीक है, सबसे छोटा जिला क्या है? शिवहर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। यदि हम बिहार में टोटल नगरीय क्षेत्रफल की बात करें कि नगरीय क्षेत्र थोड़ा कम है, अब तो मेरे ख्याल से बढ़ा होगा, अब नया डेटा आता है तब देखना होगा कि कितना रहता है। ग्रामीण एरिया ज्यादा है बिहार में। देखो टोटल क्षेत्रफल कितना है, अभी मैंने आपको बताया टोटल क्षेत्रफल है 94,163, 94,163। इसमें से ग्रामीण एरिया निकाल दीजिए, ये तो टोटल क्षेत्रफल है। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल है आपका ये 92,358 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये याद रखना है। और जो है इसमें नगरीय क्षेत्रफल कितना है? 1804, ये आपको याद रखना है, 1804। तो ये है आपका 92,358.4 और ये है 1804.6। ठीक है, ये आपका, ये आप रफली याद कर लीजिए। ये ग्रामीण है आपका, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है। अब ये डेटा चेंज होगा, जैसे ही जनगणना आएगी तो चेंज हो जाएगा। और ये आपका नगरीय शहरीय क्षेत्र है। अब धीरे धीरे बिहार की जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव हो रहा है। तो आप रफली याद कर लीजिएगा 92,358.4 और ये 1804.6 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। क्लियर है सभी को, स्पष्ट है। आपको पता है बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ प्रभावित है, नदियां हैं और नदियों में जलस्तर बढ़ जाता है और यहाँ की नदियां जो है मार्ग भी बदलती हैं, चाहे वो गंडक नदी हो, बूढ़ी गंडक हो या कोसी नदी हो। तो ऐसे में कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो टोटल यदि देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के तौर पे है। लगभग बिहार का 68.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्या है आपका? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है आपका 68.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कैसा है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य में आपको पता है सभी प्रकार के यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यहाँ रेलवे भी है, सड़क भी है, वायुयान भी है, जल मार्ग भी है, वाटरवेज भी डेवलप हो रहा है। तो मैं आने वाले समय पे आपको डिस्कस करूंगा इसके लिए अलग से कि रेलवे को लेकर क्या क्या है, सड़क को लेकर क्या क्या है, हाईवेज जो बन रहे हैं वहां पे, एक्सप्रेसवेज भी जोड़े जा रहे हैं, वायुयान क्या है, नेशनल हाईवेज कौन कौन से जा रहे हैं, कौन कौन से एयरपोर्ट है वहां पे, कौन कौन से वाटरवेज कैसे डेवलप किया जा रहा है, इन सबको लेकर के भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक
इनको लेकर के कई सारे जो टॉपिक है ना, मैं एक साथ फिर आपको उठा लूंगा, इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और यहां पे डिस्कस कर देते हैं। राज्य का सबसे ऊंचा शिखर जो है उसका नाम है सोमेश्वर। राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है आपका सोमेश्वर। पीक जो है आपका सबसे ऊंचा शिखर है आपका सोमेश्वर। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सोमेश्वर। कितनी हाइट इसकी? इसकी हाइट है 875 मीटर, 875 मीटर, ठीक है। ये इसकी टोटल हाइट है, ठीक है। बिहार में बहुत सारी जनजातियां भी रहती हैं यहाँ पे। वैसे अब तो झारखंड जब से अलग हो गया थोड़ा संख्या कम हो गई, अन्यथा की स्थिति में बिहार में उराव जनजाति भी है, संथाल जनजाति भी है, मुंडा जनजाति भी है, रजवार जनजाति भी है। ऐसा नहीं जनजातियां नहीं है, जनजातियां, लेकिन पहले संख्या ज्यादा थी झारखंड रहने, अब ज्यादातर वहां पे चली गई, ठीक है। तो इस पे लेकर के आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आज को लेकर के काफी सारे तथ्य और फैक्ट मैंने आपको बिहार राज्य से जुड़े हुए बताए। आने वाले सेशन पे भी अभी कई सारे फैक्ट हम देखेंगे। ये जितने भी फैक्ट हैं सभी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे, इसलिए ये रट जाइएगा। ये प्री में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में सामान्य जीके टाइप में चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं, तो रफली आपको आइडिया होना चाहिए सभी को। क्लियर है ना? सभी को बेसिक ये इतना याद होना चाहिए, सभी बच्चों को याद कर लेना है, रट जाना है। मैं आपको पूरा ये जितना भी जो है फैक्चुअल डेटा है वो तो याद कराऊंगा ही, फिर हम डिटेल में एक एक टॉपिक उठाएंगे और उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो जातीय जनगणना हुई है, वैसे मैं करंट में पढ़ा चुका हूं ये टॉपिक को, लेकिन फिर भी इस पे भी एक प्रॉपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी 2 अक्टूबर को जो जातीय जनगणना के डेटा आए हैं 2 अक्टूबर 2023 को, इन पे भी हम चर्चा कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। नेक्स्ट सेशन पे और डिटेल में चर्चा करेंगे और हमारा कंटिन्यूअस बिहार को लेकर के सेशन चलता रहेगा। बिहार राज्य विशेष का मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा, बीपीएससी को लेकर प्रॉपर गाइड करता रहूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और जितने बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं आपको डिटेल क्लासेस सारी जो बेची गई जीएस की उनको देखिए, है ना। और समय के साथ हम क्लासेस आपकी अपडेट करते रहेंगे, क्लास आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। चलिए।